नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में है। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं चलता है और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और हम चाह कर भी खुश रहना चाहते भी हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, कुछ टैक्टिक्स और कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा शायद जो आपको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी शायद वो चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं इसलिए हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। तो मैं आज आपके साथ वो जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा, वो स्ट्रैटेजीज़ आई एम वेरी, वेरी श्योर आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। एक फ्रेज़ से मैं शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा किसी ने लिखा है। वो कहता है कि किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? तो देखो एक इंसान ने दूसरे से पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? तो कितना ब्यूटीफुल जवाब उसने दूसरे वाले इंसान ने दिया। उसने कहा कि जो अपनों के बिना बीती जाए, वो उम्र है और जो अपनों के साथ बीती जाए, वो ज़िंदगी है। सो दोस्तों, आपका जो कपल है, आपका जो भी रिलेशनशिप पार्टनर है, उसके साथ अगर हम ज़िंदगी सिर्फ़ जी रहे हैं, तो हम सिर्फ़ उम्र को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, तो वही ज़िंदगी है। मैं अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है थोड़ा-सा इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करूँगा। रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि कुछ मेरी ऑडियंस ये कहती है कि हिंदी में बताइए, कुछ कहती है कि इंग्लिश में बताइए। तो मेरे पास ऑप्शन ये हो जाता है कि अब मैं थोड़ा-सा मिक्स वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ कि क्या मेरा ये सेशन आगे जाएगा, अच्छा जाएगा और नहीं जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे को 5 मिनट दे देंगे तो शायद आपको ये मेरा जो टॉक है वो अच्छा लगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो रिलेशनशिप होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप, वो बनाना क्यों मैटर करता है? क्यों हमें अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाना मैटर करता है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो एक नींव होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, एक लाइफ को फुलफिलिंग लाइफ को जीने के लिए, एक ज़िंदगी को जीने के लिए और जिससे कि हमारा एक बेटर मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल और पर्सनल कमिटमेंट अपनी तरफ और रिलेशनशिप की तरफ बढ़िया बनती है, अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है ना कि हमारे रिलेशनशिप अगर अच्छा है, तो उससे हमारी लाइफ के अंदर की जो रेज़िलियंस होती है ना, जो स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, वो बढ़ती है। ठीक है? अब मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। जो कपल ना रेगुलरली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलरली आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इंडिविजुअल स्ट्रेस को मेरे प्रोफ़ेशन में हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मेरी मैडम के प्रोफ़ेशन में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम आपस में उस चीज़ को शेयर करते हैं, तो शायद हम एक-दूसरे की हेल्प ले रहे हैं और रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई भी स्ट्रेस को अपने तक मत रखिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए एंड पार्टनर के साथ भी एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपके साथ शेयर करे। इससे आपकी रिलेशनशिप जो है ना, वो ज़्यादा बड़ी होगी, बेटर होगी और स्ट्रेंथन होगी। एक छोटा-सा फ्रेज़ बोलता हूँ कि रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम हो और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम हो और नज़रिया ज़्यादा हो। सो आपके जो रिलेशनशिप्स हो ना, उसमें शायद बात आप कम करें, कोई बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? झगड़े कम होने चाहिए और आपका जो नज़रिया है ना, वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इस ओपन कम्युनिकेशन की? क्यों मुझे अपने पार्टनर के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए? रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर मैं ओपन कम्युनिकेशन करता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे पार्टनर के साथ बात करके उसका सॉल्यूशन आएगा और नहीं भी आएगा तो भी ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक आपका ट्रस्ट बनता है और दूसरा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती हैं। कई बार आप क्या सोचते हो कि मैं ये बात को अपने फ्रेंड के साथ करूँगा, पार्टनर के साथ ना करूँगा। अब वो फ्रेंड किसके साथ वो बात करता है, क्या होता है, वो जो बात है ना, वो मसाला लग के आपके वाइफ तक अगर पहुँचती है ना या पार्टनर तक पहुँचती है, तो पार्टनर ये सोचता है, यार मुझे नहीं बताया, उसे बताया और वो क्या किस सेंस में पहुँचती है, नोबडी नोज़। इसलिए यू विल हैव टू हैव ओपन कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फुल ऑफ ट्रस्ट, व्हिच विल प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए आपके जो शेयर्स जो थॉट्स हैं ना, फीलिंग्स हैं, कंसर्न्स हैं, उसको ईमानदारी, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आर्टिफ़िशियल फ्लेवर होता है, मैनिपुलेटेड टॉक होती है या ऑनेस्टी नहीं होती है, वो रिलेशनशिप आपका शॉर्ट टर्म में तो कैरी ऑन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी स्टैंडिंग बहुत ही वीक हो जाती है
और वो 100% इट इज़ बाउंड टू बी शैटर्ड। अब आते हैं इस ओपन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? जो इंपॉर्टेंस क्या है कि जो जितना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, वो ये कहता है कि आप सुनो ज़्यादा। आप अपने पार्टनर की बात को जितना ज़्यादा सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ होगी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने पार्टनर के साथ शेयर करूँ, वो मेरे को कुछ बताएगी या कुछ बताएगा। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को मौका दोगे कि ही और शी शुड एक्सप्रेस द मैक्सिमम विद यू, you will see a great sense of bonding between your partner and you। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए अगर आप कोई भी फीलिंग को बॉटल अप करके रखते हो, बंद करके रखते हो, छुपा के रखते हो, शेयर नहीं करते हो, अपने पास पार्टनर के साथ ओपन अप नहीं करते हो, तो शायद वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर जो है ना, वो निचोड़ेगी, वो वीक बनाएगी। इसलिए चाहे चीज़ अच्छी है या बुरी है, क्योंकि जब शादी कर ली है, पार्टनर आ गया है, तो पार्टनर के साथ अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 100% शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होती है कि पार्टनर सोचता है कि वो मुझे ये चीज़ नहीं बता रहा, करेक्ट? सो एक इंग्लिश में फ्रेज़ बताता हूँ कि इफ यू टेल द ट्रुथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। क्योंकि अगर आप सच बात करते हैं, अपने पार्टनर को सच बताते हैं, तो आपकी टॉक में मैनिपुलेशन नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, आज आपने अपने पार्टनर के साथ कोई झूठी बात कर दी, मेबी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, अगर वो चीज़ दोबारा निकलती है, तो शायद आपको याद रहे ना रहे, आपके पार्टनर को ज़रूर याद रहता है कि आपने क्या कहा था। फिर आपको समझ नहीं आता है आप क्या जवाब देंगे। इसलिए ट्रुथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। यू इफ यू टेल ट्रुथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। दैट्स द बेस्ट रूल इन लाइफ, राइट? अब मैंने जैसा आपको कहा कि आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि एक्टिव लिसनिंग अगर आप करेंगे ना, इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और पैसिवली आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें क्या फ़ायदा है कि ये इन्वॉल्व करता है एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को। एक-दूसरे की तरफ आप सिम्पैथी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हो, अगर आप लिसन करते हो। क्योंकि लिसनिंग जो है ना, एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, जिसको आपको फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है? अब आते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग को। एक्टिव लिसनिंग को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके, वो टेक्निक्स जैसे कि हम उसको नोड करें, उसको समराइज़ करें, अपनी बात को छोटा करके बताएँ, या कुछ क्वेश्चन्स जो भी हैं हमारे ऐसे अंदर क्वेश्चन्स हैं या पार्टनर के क्वेश्चन हैं, उसमें हम छोटे-छोटे क्वेश्चन के साथ क्लैरिटी लेते जाएँ। तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज़ प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब आपका पार्टनर जो है ना, आपके साथ दिनचर्या की बात करता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो आपको ना एक्टिव लिसनिंग करनी है। अच्छा, ऐसा हुआ, अच्छा, ये बात है। मान लीजिए वो आपसे कुछ कह रहा है या कह रही है और आप मोबाइल में लगे हो या आप कुछ पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला इंडिविजुअल है ना, वो इग्नोरेंट फ़ील फ़ील करता है, अलूफ फ़ील करता है। तो जब भी आपका पार्टनर आपके साथ कोई बात कर रहा हो, you will have to involve a principle called as active listening that shows that you have a concern about your partner। वो शो करता है कि आप अपने पार्टनर की बात का रिस्पेक्ट कर रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पार्टनर के पास टाइम ही नहीं है। सुबह चले जाना है उन्होंने 7-8 बजे, शाम को आना है 10 बजे, एंड अगर दोनों वर्किंग पार्टनर हैं, तो दोनों का यही हाल है। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कौन होता है? बोथ रिलेशनशिप एंड आगे उनके बच्चे। इसलिए अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम दीजिए, उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जिससे कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्म कहना कि ये मेरी बीवी है या ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? वो होता है कि हाउ स्ट्रांग योर रिलेशनशिप इज़ विद योर पार्टनर एंड विद योर फैमिली। जिसके लिए इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट बोथ पार्टनर्स एन्जॉय। इसको करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, मान लीजिए मुझे क्रिकेट पसंद है, हो सकता है मेरी बीवी को ना पसंद हो। मान लीजिए मुझे चेस पसंद है, हो सकता है मेरी बीवी को ना पसंद हो। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास सबसे लिमिटेड है। तो वो ऐसे कॉमन चीज़ें करिए जो दोनों को पसंद है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि बोथ ऑफ यू कैन एन्जॉय ईच अदर, बोथ ऑफ यू कैन एन्जॉय द लिमिटेड टाइम आल्सो।
सो वो एक्टिविटीज़ जैसे मान लीजिए, आपके पार्टनर को मूवी जाना पसंद है, आपको भी पसंद है, तो गो फॉर अ मूवी रादर देन गोइंग फॉर अ चेस, rather than going for a cricket. So you should focus on all the common things which both of you like. That will help you build a very strong relationship. अपना जो क्वालिटी टाइम है उस वो जो है इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? क्वालिटी टाइम जब आप कहते हो कि मूवी के लिए चले गए या सपोज़ करिए आप आउटिंग के लिए चले गए। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से आपका पार्टनर जो है ना इरिटेट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज संडे है, आज आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो। आपके बॉस का फ़ोन आ रहा है, आपके रिलेटिव्स का फ़ोन आ रहा है, आपको 50 फ़ोन आ रहे हैं, आपके पास एसएमएस आ रहा है, आपका कोई वर्क है, आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो। तो दैट विल नॉट हेल्प यू एन्जॉय दैट डे। रादर वो डे जो होगा ना वो हेल बन जाएगा और आपका पार्टनर नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी नहीं जाएगा। इसलिए व्हाटएवर क्वालिटी टाइम यू आर स्पेंडिंग, स्पेंड इट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? कोई भी ऑलवेज़ यू शुड सेट असाइड वन इवनिंग, एक इवनिंग प्लान कर लो, एक वीक प्लान कर लो या एक डेट प्लान कर लो कि भैया इस दिन हम अपने इस पर्टिकुलर क्वालिटी टाइम को स्पेंड करेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जिसमें हम अपने फ़ोन्स को बंद रखेंगे, अपने मैसेजेस को बंद रखेंगे, हर चीज़ को बंद रखेंगे। दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है? अब मैं आपको छोटा-सा फ़ेज़ बताता हूँ, जो आपको मतलब थोड़ा-सा हँसने पे मजबूर करेगा और है मज़ाक के हिसाब से। वो कहता है कि हम बिना बात के लड़ाई नहीं करते और वो बिना लड़ाई के बात नहीं करते। तो दोस्तों, इट इज़ जस्ट समथिंग टू चेंज द कम्युनिकेशन, मोनोटोनस कम्युनिकेशन। सो अब आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपको अपनी रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड ये 2 चीज़ें हैं भैया, ये बहुत बड़े नगेट्स हैं, ये बहुत बड़े ज्वेल हैं, ये बहुत बड़े हीरे हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बड़ा करने के लिए। One is appreciation, second is gratitude. You must regularly express appreciation and foster a very positive environment in your within yourself. इसका मतलब क्या है कि आपको अपने पार्टनर को रेगुलरली एप्रिशिएट करना है। खाना अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। कोई चीज़ अच्छी उन्होंने पहनी है, बहुत सुंदर लग रहे हो। सो यू शुड कीप ऑन एप्रिशिएटिंग योर पार्टनर सो दैट ही और शी शुड फील regarded and a positive environment is going to be built in between your relations. It will help the partner feel valued and respected. आदमी को ऐसा लगेगा यार मैंने सुबह 6 बजे से लेके खाना बनाना शुरू किया 8 बजे तक और अगर आपने उसकी एप्रिशिएशन नहीं की, बोलेगा आपका पार्टनर कुछ नहीं, लेकिन ही और शी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अगर मैंने किसी चीज़ के पीछे इतनी मेहनत की है, तो माय पार्टनर मस्ट appreciate that. So appreciation with gratitude is most important thing. And sometimes simple gesture can go a very long way in showing appreciation. कुछ ज़्यादा नहीं है कि you have to be very flamboyant or you have to be very, very expressive in order to appreciate. A simple gesture like this, great. Simple gesture like this, super. Small, small gestures can help building a great relationship and small, small gestures will help you appreciate your partner. Like for example, जब आप ये कहते हो ना अपने पार्टनर को, थैंक यू पार्टनर डज़न्ट वांट दिस थैंक यू, ठीक है? बट उसको क्या लगता है कि यार इसने मेरे एफर्ट का एक रिकॉग्निशन किया है। जस्ट सेइंग थैंक यू व्हेन योर पार्टनर डज़ समथिंग इज़ अ काइंड एंड मेकिंग ब्रेकफास्ट और हैंडलिंग चोर्स रिइंफोर्स अ पॉजिटिव बिहेवियर। इससे क्या होता है आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आती है, ठीक है? अब आता है कई बार झगड़े किसमें नहीं होते, जब बर्तन साथ में है भैया किचन में तो आपस में टकराएँगे, टकराएँगे तो आवाज़ भी होगी, स्क्रैचेस भी लगेंगे। उसी तरह से हर हेल्दी रिलेशनशिप में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और अगर जिस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते नहीं हैं, मैं तो ये समझता हूँ वो साथ ही नहीं रहते हैं। आप सारे बर्तन को अलग-अलग रखिए, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई किसी से टकराएगा नहीं। तो वो रिलेशनशिप जहाँ कोई भी झगड़ा नहीं होता ना, वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत पॉज़िटिव चीज़ है और मैं तो ये कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अगर हैं, किसी बहस पे हम कोई को टॉपिक पे बहस कर रहे हैं और वो टॉपिक की बहस जो है किसी कंस्ट्रक्टिव डिसीज़न को बाहर लेके आ रही है, दैट विल हेल्प। सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी नेचुरल इन एनी रिलेशनशिप ठीक है? वो तो नेचुरल है ही हैं। बट यू शुड हैंडल ऑल दीज़ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स विद अ वेरी पॉज़िटिव कंस्ट्रक्टिव मूड। एंड आई फील कि ये जो किसी भी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एड्रेस इश्यूज़, स्मॉल स्मॉल इश्यूज़ कामली एंड रिस्पेक्टफुली। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपका सपोज़ कॉन्फ्लिक्ट आ गया बीच में, ठीक है? कोई भी आपके बीच में झगड़ा हो गया। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है झगड़े के ऊपर बहस करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए? ओरिजिन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट।
अगर आप उस ओरिजिन को ढूँढते हैं ना कि वो कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। डॉक्टर के पास मैं गया, डॉक्टर को मैंने क्या बोला कि सर मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे पेट में भी दर्द है, ठीक है, मेरी पॉटी भी ठीक नहीं आ रही है। तो अगर वो ये बोले चलो बुखार के लिए पैरासिटामोल दे दिया, पेट के लिए एंटीस्पाज़्मोडिक दे दिया, पॉटी के लिए एंटी डायरियल दे दिया, तो वो काम करेगी? नहीं। उसने क्या किया कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पटम्स को टेक केयर किया। हमें क्या करना है, सिम्पटम को टेक केयर नहीं करना है, उस सिम्पटम का ओरिजिन क्या है? वो है आपका जीआई इन्फेक्शन। तो वो एक अगर एंटीबायोटिक दे देगा ना, तो बुखार भी चला जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा और पॉटी भी ठीक हो जाएगी। व्हिच मीन्स व्हाट? अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन तक जाते हैं, तो पॉजिटिविटी और रिज़ॉल्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी हाई। सो कॉन्फ्लिक्ट के बेस तक जाइए और दूसरी चीज़, बिना चिल्लाए हुए, कामली एंड तीसरी चीज़, तू-तड़ाक करके, गाली-गलौच करके नहीं, रिस्पेक्टफुली यू विल हैव टू यूज़ द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन पे जाते हैं, कामली उस पे बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएँगे। और सबसे बड़ी चीज़, आई फैक्टर को प्रिवेंट करना है। आई फैक्टर का मतलब क्या? मैंने तो ऐसा कहा था, मैं तो ये, मैं तो वो। अगर आप आई फैक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे ना, तो उससे क्या है, सामने वाला आदमी, सामने वाला पार्टनर आपका इंफीरियर फ़ील करता है। उसको ऐसा लगता है कि भैया ये अपने आप को डोमिनेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि आपको जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में आएँ, तो यूज़ अ वर्ड यू इंस्टेड ऑफ सेइंग यू नेवर लिसन टू मी, always try to say I feel unheard when you don't respond to what I say। कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब मैं अपनी बीवी को ऐसे कहता हूँ कि भैया तुम मेरी बात नहीं सुनती। तो एक तो तरीका ये है कि चिल्ला के मैं बोल दूँ कि तू मेरी बात नहीं सुनती, ठीक है? दूसरा तरीका है कि भैया मुझे ना आई फ़ील अनहर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात को सुना नहीं है, जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो प्लीज़ मेरी बात को सुन लो। ये दूसरा तरीका है। सो यू विल हैव टू चेंज योर कम्युनिकेशन। आपने बात वही बोली, कान पकड़ना है, कान या तो यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान है, लेकिन उसका तरीका है। तरीका क्या है? अगर बात आपको करनी है तो उसको थोड़ा-सा ट्विक देके करिए, ट्विस्ट देके करिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हाउ डू वी सेट एंड वर्क टुवर्ड्स ए शेयर्ड गोल। हमारे शेयर्ड गोल क्या होते हैं? शेयर्ड गोल्स ऐसे होते हैं कि दे विल हेल्प अस अलाइन आवर विज़न ऑफ द फ्यूचर। जैसे कि भैया हमने एक घर खरीदना है, तो घर खरीदना है मतलब मेरे को भी एफर्ट करना पड़ेगा, मेरी बीवी को भी। अगर मैं कमाता हूँ तो मैं पैसा लगाऊँगा, घर तो बीवी बनाएगी। अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों पैसा लगाएँगे और घर मिलके बनाएँगे। सो सेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स ए कॉमन गोल व्हिच इज़ अ शेयर्ड गोल with the aligned and a proper vision for the future will help both the partners be satisfied। वो लोग दोनों सैटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ें होती हैं। यू एक्चुअली एक्ट एज़ अ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। उसमें क्या है कि अच्छा, मैंने पैसा लगाया, मेहनत की, मैंने थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में मैंने फिज़िकल एफर्ट लगाया, मेरी वाइफ ने जो है उसका नक्शा बनाया, कौन-सी चीज़ कहाँ होगी। तो मिलके अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो इट विल गिव एन एनकरेजमेंट टू बोथ द पार्टनर दैट वी आर वर्किंग एज़ अ टीम। एंड हमेशा याद रखिए टीम इज़ ऑलवेज़ बिगर देन इंडिविजुअल। इसलिए आपकी आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी टीम बननी चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपकी एक टीम बढ़िया बननी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि जो गोल होते हैं ना आपके, वो बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने घर लेना है और छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एक वीकेंड की ट्रिप को प्लान कर रहे हैं कि हमें सपोज़ करिए मनाली जाना है, ठीक है? तो ये छोटे और बड़े गोल होते हैं। अच्छा मनाली जाना है, तो भैया तुम एक काम करना, तुम जो है ना होटल बुकिंग वगैरह तुम कर लेना, बाकी जो कपड़ों की पैकिंग है वो मैं करूँगा। सो इससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ शेयर्ड फीलिंग आती है। एक शेयर्ड गोल होता है कि बोथ ऑफ यू हैव कंट्रिब्यूटेड इन प्लानिंग दैट ट्रिप एंड बोथ ऑफ यू हैव कंट्रिब्यूटेड in planning the whole जर्नी फॉर दैट ट्रिप। तो वो चाहे बाइंग हाउस हो, बड़े गोल हों या छोटे गोल हों, अगर दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब करना कैसे है? इसके लिए आपको यू विल हैव टू सिट डाउन टुगेदर एंड डिस्कस एंड प्लान अ रोड मैप, ठीक है? यू विल हैव टू प्लान अ गोल। सो जिस गोल को आप दोनों को बैठ के उसका रोड मैप बनाना है, जिससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी सेव होगा। बोथ द पार्टनर्स विल फील इन्वॉल्व्ड एंड यू विल फाइंड योर व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसको आप बोथ एन्जॉय करेंगे। अब मैं आपको एक फ्रेज़ बोलता हूँ कि योर सेल्फ रिस्पेक्ट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने रिलेशनशिप में इतने कमिटेड हो जाते हैं कि हम अपनी अपनी या अपने पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इसलिए रिस्पेक्टिंग personal space and time of an individual, of
अ पार्टनर इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है? पर्सनल स्पेस का मतलब है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड वेल-बीइंग। जैसे सपोज़ करिए, मैं कहता हूँ मेरा पार्टनर जो है मान लो सपोज़ करिए कि उसके फ्रेंड्स के साथ बात करना चाह रहा है या चाह रही है, उसके फ्रेंड्स को मिलना चाह रहा है या चाह रही है या कोई अपनी हॉबी को परस्यू करना चाह रहा है, तो वो उसका पर्सनल टाइम है, करेक्ट है? इट विल अलाउ बोथ द पार्टनर टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी। हो सकता है अब जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरी वाइफ को वो पसंद ना आए, लेकिन because she respect that, because making YouTube video is my personal thing. It is my personal liking. And she supporting me is like she is actually respecting me and my personal time. That is how you can actually build your relationship. Now, respecting personal space, it can reduce lot of stress and will prevent the burnout. कैसे? अब जैसे सपोज़ करिए मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना डज़न्ट मीन मैं आपके साथ लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी वाइफ ने इसमें कुछ नहीं किया हो सकता। मेरी वाइफ ने इसमें मेरे से ज़्यादा काम किया है। She has worked more than me. She has, helped me making my thumbnails. She has helped me making my content. She has helped me across all ways. So it doesn't mean that if my wife's face is not coming in this video, she has not taken part. Rather, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? हो सकता है उसको ये चीज़ पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प की। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स शी इज़ एक्चुअली रिस्पेक्टिंग माय पर्सनल टाइम। अगर मैं इस तरह से अपनी वाइफ के लिए भी करता हूँ, इट विल स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड। सो यू विल हैव टू एनकरेज ईच अदर टू स्पेंड टाइम्स एंड हॉबीज with or without friends, individually or with colleagues, like one partner going to yoga class while other going to sports. हो सकता है मेरी वाइफ को स्पोर्ट्स ना पसंद हो, उसको योगा पसंद मैं उसको कहूँ चलो चलते हैं, शिमला चलते हैं। हम गाड़ी में चले गए, मैं स्पोर्ट्स में चला गया, वो योगा में चली गई, शाम को हम आए, दोनों घर वापिस आ गए, जो भी अच्छा-बुरा हुआ दोनों ने डिस्कस कर लिया। इससे क्या होता है कि इससे एक सेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस बढ़ती है। नाउ हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट? विश्वास को आप अपने रिलेशनशिप में कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे हिसाब से एक जो विश्वास है ना, वो आधार है, वो बेस है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। इससे क्या फ़ायदा होता है? इट विल बिल्ड कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी। आपकी एक रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनिंग होती है, कंसिस्टेंसी होती है, ईमानदारी बढ़ती है और सबसे बड़ी चीज़ रिलायबिलिटी बनती है। आज मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी वाइफ को पता है कि शी इज़ कमिटेड टू मी, ही और शी इज़ कमिटेड टू मी, व्हाटएवर, वाइस वर्सा। इफ वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी बिटवीन ईच अदर। नाउ मेरे हिसाब से जो ट्रस्ट होता है ना, ये इट कैन बी फ्रेजाइल एंड शुड बी नर्चर्ड कंटिन्यूअली। मतलब विश्वास जो होता है ना, ये काँच के गिलास के जैसा है। ये अगर हाथ से छूट गया और टूट गया ना, तो इसके टुकड़े हो जाते हैं। बेशक आप इसको फेविकोल से जोड़ लें, लेकिन फिर वो ग्लास वैसा नहीं रहता। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी क्या है कि एक बार एक पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटा तू यार हर बात में गुस्सा करता है, क्यों करता है? तो बेटा कहता है कि भैया मैं हर बात में इसलिए गुस्सा करता हूँ क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। पिता कहता है कोई बात नहीं, सोचता है बहुत सोचता है तो उसको एक दिन क्या करता है बहुत सारी कीलें ला के देता है, कीलें जो दीवार में लगाते हैं या लकड़ी में लगाते हैं। बोलता है कि जिस दिन तेरे को गुस्सा आए तूने एक कील जाके दीवार में लगा देनी है। वो उसको उसके कमरे की दीवार बता देता है कि ये जो दीवार है इस जब भी तेरे को गुस्सा आए इस दीवार में तूने कील लगा देनी है। तो जब भी बच्चे को गुस्सा आता था, वो जाके उसपे कील लगा देता था। ऐसे करते-करते क्या हो गया कि दिन गुज़रे, हफ्ते गुज़रे, लड़का भी बोर हो गया कि यार गुस्सा करूँगा तो कील लगानी पड़ेगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने, 3 महीने बाद उसका गुस्सा ही खत्म हो गया। अब पिताजी ने बोला, "देखो बेटा गुस्सा खत्म हो गया?" उसने बोला, "हाँ, मेरा गुस्सा खत्म हो गया।" बहुत ब और पिताजी कहते हैं, "कहानी यहाँ अंत नहीं हुई। अब मैं तेरे को एक शिक्षा देता हूँ।" पिता जो है उसको बच्चे बच्चे को अंदर लेके जाता है, उसको दीवार दिखाता है। बोलता है कि, "अब जो तूने कीलें डाली ना इतनी सारी, सबको निकाल।" तो जब वो सबको एक-एक करके कील को निकालता है, तो कीलें तो सारी निकल जाती है। लेकिन अब वो बोलता है, "अब देखो दीवार।" दीवार जो है ना, वो पूरी की पूरी छेद से भरी हुई होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। जितना इसमें आप कीलें लगाओगे, जितना कड़वाहट घोलोगे, हो सकता है वो रिलेशनशिप टिका रहे, बना रहे। लेकिन वो रिलेशनशिप की जो पावर है ना, कमिटमेंट है, कम होती जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए अपने वादों को, अपने प्रोमिसेस को यू शुड कीप। अपने रिलेशनशिप में बहुत पारदर्शी रहो। यू विल हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर एक्शन एंड डिसीजन। आप गलत भी कर रहे हो ना, तो अपने पार्टनर से बात करके करो। शी शुड और ही शुड फील अ पार्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर दैट विल हेल्प यू। मैं एक हिंदी में फ्रेज़ फिर आपको बताता हूँ कि रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, कि रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए।
क्योंकि दोनों को गँवाना आसान है, बट कमाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको पैसा क गँवाना तो बहुत आसान है, लेकिन कमाना रिलेशनशिप को ब्रेक करना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है इमोशनल सपोर्ट। आप अपने पार्टनर को ना जब इमोशनल सपोर्ट देते हो, वो एक बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत स्ट्रेंथन करती है आपके रिलेशनशिप को। बिकॉज़ इसका मतलब ये होता है कि यू आर ऑलवेज़ देयर इन हर हर और हिज़ टफ टाइम। मान लीजिए आपका पार्टनर है, ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन इन द मिडनाइट एंड इफ यू आर शोइंग अ सेंस ऑफ यू नो एंगेजमेंट विद हर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकते अपने पार्टनर की ज़रूरत में, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ अगर बैठे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, तो शी और ही विल फील अ सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग, अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। उसको कभी अकेला नहीं लगेगा। सो व्हेनेवर योर पार्टनर इज़ इन पेन, आप कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, उस समय आपकी प्रेज़ेंस ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में सपोर्ट करती है। व्हाई? बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग, कम्फर्टिंग। अब मान लीजिए मेरे पार्टनर को पेन हो रही है कहीं, मैं उसकी बात को सुन रहा हूँ, दैट्स द फर्स्ट थिंग गुड थिंग आई एम डूइंग। सेकंड, मैं बोल रहा हूँ, "अच्छा आपको कुछ चाहिए तो नहीं? पानी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए?" दैट इज़ कॉल्ड एज़ कम्फर्टिंग। थर्ड थिंग, अगर पेन हो रही है ना, आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को कैसे ट्वीक कर दिया जाए कि उसका ध्यान पेन से हट के आपकी कन्वर्सेशन में आ जाए। दैट विल हेल्प हिम और हर चेंजिंग द टॉपिक एंड strengthening the relationship and foregoing that pain, whether it is physical or personal. ठीक है? So it will help your partner feel valued and understood and finally supported. आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन पार्टनर को एक वैल्यू लगती है, एक अंडरस्टूड लगता है और एक सपोर्टिव लगता है। एग्ज़ाम्पल, जब भी आपका पार्टनर ना स्ट्रेस्ड आउट है, मान लीजिए ऑफ़िस से आप आए, बहुत स्ट्रेस्ड है, ठीक है? और आप थके हुए लग रहे हो, तो जब आपका पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, आए, आपको ठंडा पानी दे, आपके साथ बैठे, कंधे पे एक हाथ रखे, बिकॉज़ फिज़िकल टच जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम करता है। कंधे पे हाथ रखे और बोले कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आज परेशान हैं। क्या मैं जान सकता हूँ इसका परेशानी का क्या रीज़न? यू विल हैव टू यूज़ कम्फर्टिंग वर्ड्स। अब वो कम्फर्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। कोई बात नहीं, आई बिलीव यू। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके करेंगे। इनको बोलते हैं कम्फर्टिंग वर्ड। अगर आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में जब भी आप प्रॉब्लम में हो, यूज़ करते हो कि आई एम देयर फॉर यू, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, वी विल टुगेदर डू इट। Such kind of words will help you build a very emotional and a committed relationship. नाउ उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकती हैं। वो है आपकी फन एंड प्लेफुल एक्टिविटीज़। सो यू शुड हैव अ फन टुगेदर, कीप द रिलेशनशिप एक्साइटिंग एंड जॉयफुल। कई बार आप उसको छेड़ दो, तैयार हो रही है तो पीछे से कोई उसके बाल से वो कर दो, चींटी मार दो, कुछ कर दो। इस तरह के छोटे-छोटे जो फन होते हैं ना, है ना? वो आपके रिलेशनशिप को बढ़िया बना, आप एक-दूसरे के साथ जोक शेयर करिए, हँसिए, एक-दूसरे के साथ प्लेफुल मूवमेंट करिए। अब वो बैठी हुई है चुपचाप से कुछ रीड कर रही है, तकिया फेंक दो उसके ऊपर। सो यू नो दैट काइंड ऑफ playful or funny things you can always do. So such kind of fun activities can reduce lot of stress and will strengthen your bond. इसलिए अपने पार्टनर के साथ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कैरम बोर्ड खेल लो, चेस खेल लो और लूडो खेल लो, एक फ़नी मूवी कॉमेडी कॉमेडी जो है ना, बहुत कॉमेडी को साथ देखना बहुत बढ़िया चीज़ है। याद रखिए रिलेशनशिप में आप अगर कॉमेडी मूवी, कॉमेडी चैनल या कॉमेडी को साथ में देखेंगे ना, तो यू विल ऑलवेज़ हैव अ प्लेफुल रिलेशनशिप। एक-दूसरे के साथ पिल्लो फाइट करिए, सच काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब मैं ये समझता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े आपको लगता है कि इन सब को करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, इन सब के बाद भी हमारा रिलेशनशिप वीक हो रहा है या ये सब हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपस में कुट-कुट करने के लिए कुट-कुट करने का मतलब है झगड़ने से अच्छा है किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प ज़रूर लीजिए। बिकॉज़ आपकी प्रॉब्लम को थर्ड पर्सन अगर सुने और आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम को थर्ड पर्सन जब सुने, तो उसके लिए दोनों पार्टनर की प्रॉब्लम एक कॉमन ज़रिया हो जाता है और वो हो सकता है थर्ड आदमी की इन्वॉल्वमेंट, एक प्रोफ़ेशनल की इन्वॉल्वमेंट। इट समटाइम्स विल हेल्प building rebuilding the relationship. So counseling can offer a new way to solve problems and improve the communication much better. Because मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बीवी को ऐसा लगता है कि मैं उसकी बात नहीं सुनती। इसलिए प्रोफेशनल थर्ड पर्सन अगर आता है, इन्वॉल्व होता है एंड यू मस्ट सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन जिसका काम ही यही है रिज़ॉल्यूशंस को करेक्ट करना। पॉसिबिलिटी आपके रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। You will have to seek help to show strength and commitment to
द रिलेशनशिप। अगर आप ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप एंड है, खत्म है, मुझे डाइवोर्स ही देना है, दैट्स ऑलवेज़ द लास्ट पार्ट। अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट को लेके जाओ, डॉक्टर बोले भैया इसने तो मरना ही नहीं, चलो इसका इलाज ही नहीं करते, ले जाओ घर, छोड़ दो। तो मरना तो है ही, वो तो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन कम से कम आप उस बीमारी के बारे में जानिए, उसका इलाज करें, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंसान को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, उस इंसान को दोबारा बीमारी से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी वैसा ही होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इफ यू कीप हैविंग द सेम आर्गुमेंट, बार-बार लड़ते रहेंगे, सीइंग अ मैरिज काउंसलर कैन एक्चुअली हेल्प यू फाइंड अ बेटर। सो मैरिज काउंसलर इज़ द राइट पर्सन यू शुड ऑलवेज़ गो, अगर ये सब करने से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बिल्ड हो रही है। इमीडिएटली टेकिंग द रिलेशनशिप, गोइंग अवे एंड स्टेइंग अलोन। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो मैं अपने ससुराल चली गई। कुछ लोग क्या करते हैं, तुम अलग रहो, मैं अलग। दैट विल नॉट वर्क। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खींचने वाली बात है। अपने आप के अपने रिलेशन को सिर्फ़ खींच रहे हैं। दोनों अनहैप्पी है, रिलेशनशिप नहीं है, समय को सिर्फ़ एक्सटेंड कर रहे हैं। सो कंक्लूज़न क्या है, टेक अवे क्या है, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। Building a strong relationship takes time and effort, but it is worth it. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको 1 महीने, 1 साल की ज़रूरत में नहीं बनता हो। उसके लिए समय लगता है और समय ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। लेकिन कोई भी छोटी चीज़ जो है ना, आपका छोटी गलती आपके इस रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर टू कम्युनिकेट, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर एंड ऑलवेज़ सपोर्ट ईच अदर। यूज़ द टिप्स आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। यूज़ करिए उन्हें और रिकैप करिए की पॉइंट, जैसे कि लिसन करिए अपनी वाइफ को, एप्रिशिएशन करिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करिए। पेन में है तो शायद आप कुछ ना कर पाओ, लेकिन साथ रहो, पूछो उससे कि कैन आई हेल्प यू? हम कर सकते हैं, तुम कर लोगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। आफ्टर ऑल दिस इफ नथिंग इज़ हैपनिंग, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ना जाने किस तरह का इश्क निभा रहे हैं हम। रिपीट करता हूँ कि ना जाने किस तरह का इश्क निभा रहे हैं हम। पास रह नहीं सकते, फिर भी साथ निभा रहे हैं। तो दोस्तों, सब कुछ करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकिंग दैट रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट एंड द राइट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई, कैसे रिलेशनशिप को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक भी कर सकते हैं, किस इंसान की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना हो ना, तो रिलेशनशिप को खींचना कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आप दोनों पार्टनर प्रॉब्लम में आएँगे और लाइफ़ को नहीं जी पाएँगे। लाइफ़ को आप दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। टेक डाइवोर्स, अलग हो जाइए, बिल्कुल अलग। वो अपनी ज़िंदगी जिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए। जब आपको लगता है कि ये सब करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो यही एक राइट स्ट्रैटेजी है। समाज के चक्कर में रहे कि समाज क्या कहेगा, तो भैया या तो समाज देख लो या अपनी ज़िंदगी देख लो। अगर ज़िंदगी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, टेक डिसीज़न, डिसीज़न ऑफ करेक्ट? सो आई बिलीव मेरी प्रेज़ेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की प्रेज़ेंटेशंस मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा जो भी आपका ऐसा लगे कि कोई पॉइंट ऐसा है कि जो मैंने सही बोला, गलत बोला, कमेंट में डालिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। I know that there's a lot of scope for me to learn. So keep guiding me, keep behaving as my mentor. Thank you very much. Like and subscribe my channel. Thanks a lot.